मर्यादा ही इंसान को इंसान बनाए रखती है और कहा जाता है कि मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे और बड़े से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और देखिए आज पुनः लोकल शो में हमने क्या देखा। हमने देखा कि मालेराव भोजन के समय पर आग्रह करता है मैनाबाई से कि साथ में थोड़ा हट कर बैठ जाओ, ये जगह छोड़ दो। मैनाबाई उठ जाती है, दूसरी तरफ बैठ जाती है और अब केसर को बुलाया जाता है। वो कहते हैं हमारे मेहमान हैं और ये हमारे साथ भोजन करेंगे, ठीक है। केसर रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। आगे बढ़ता है मालेराव, उसका हाथ पकड़ता है और उसे भोजन की जहाँ थाल थी परोसा, जहाँ भोजन गया था वहाँ आकर के खड़ा कर देता है। केसर तुरंत प्रभाव से बैठ जाती है और अब मैनाबाई खड़ी हो जाती है, ऐतराज़ करती है कि ये क्या हो रहा है। अब द्वारका कहती है कि देखो, जैसा कि कहा है मालेराव ने कि ये अतिथि है और अतिथि तो हमारे साथ भोजन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब वो कहती है आप खून को यदि पानी कहेंगी तो क्या मैं खून को पानी समझकर पी जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैनाबाई देवी अहिल्या से आग्रह करती है कि इस लड़की को यहाँ से हटाइए और मुक्ता भी कहती है कि आई आप ही कहिए ना, ये सही नहीं हो रहा है, मालेराव सही नहीं कर रहा है, ठीक है। अब गौतम साहब देखती है माहौल तो कहती है कोई बात नहीं, मेहमान है और मेहमान भोजन कर सकता है, कोई रिश्ता नाता ना सही लेकिन मेहमान के नाते ये भोजन कर सकती है, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, इतना मत ध्यान दो इस बात पर, ठीक है। अब जी हाँ, अब बेचारी बिफर पड़ती है मैनाबाई और कहती है वो कैसा अतिथि है जो कि घर में आकर के घर को ही लूटना चाहता है। अब खड़ी हो जाती है और वहाँ से दौड़ जाती है, हाथ पकड़ता है मगर हाथ छुड़ा करके भाग जाती है केसर मालेराव का। मालेराव भी पीछे से दौड़ता है, मैना भी दौड़ जाती है और देवी अहिल्या उठने लगती है तो मल्हार और जी कहते हैं कि कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा, भोजन करो, भोजन परोसी। अब भोजन परोसा जाता है और वो लोग भोजन खा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जी हाँ केसर दौड़ती हुई जाता है पीछे पीछे, मालेराव दौड़ता हुआ उसका हाथ पकड़ता है, कहते हैं सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो कहते नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है यहाँ पर और उसे चले जाना चाहिए। केसर मालेराव से कहती है, उसके कदमों में पड़कर हाथ जोड़ करके विनती करती है उसे जाने दो। अब मालेराव भी बैठ जाता है नीचे, उस बात में उठाता भी है और कहता है देखो, अपने सर पर हाथ रखवा कर उसका कहता है तुम कसम खाओ उसे छोड़कर नहीं जाओगी। वो हाथ हटा लेती है, एक तरफ जाती है और मालेराव फिर से उसके पास आ जाता है और कहता है देखो तुम्हारे बिना वो नहीं जी सकता है। जी हाँ, केसर से कहता है मालेराव कि केसर बिना नहीं जी सकता और तुम उसे छोड़ करके नहीं जाओगी। सीने से लगा लेता है, उसे भी बहुत बहुत मन कर रहा था मालेराव को गले से लगाने का। मालेराव ने तो लगा रखा था मगर उसने अपने हाथों से मालेराव को नहीं जकड़ा, हाथ चाह रहे थे मगर वो रोक रही थी। अब फिर से पीछे हटती है और कहती है कि नहीं, ये सब कुछ ठीक नहीं है और वो कहती उसे जाने दो। अब मालेराव रोकने की कोशिश करता है मगर वो हाथ छुड़ा करके भाग जाती है, मगर वो कह देता है कि केसर के बिना नहीं जी सकता, यदि केसर को कुछ हो गया तो और केसर यहाँ से चली गई तो दोनों ही सूरतों में मालेराव जिंदा नहीं रह सकता। वो तो हाथ झटक करके चली जाती है और मैना देख लेती है मालेराव का ये हश्ल, बेचारे का जो रंग उड़ गया था। और मालेराव भी देखता है कि मैनाबाई देख गई है, खैर कोई बात नहीं, फिर वहाँ से चला जाता है और मैनाबाई कोशिश करती है मालेराव को रोकने की मगर वो नहीं रुकता। और जी हाँ, वहाँ आप जाए गुन्नू जी को कुछ आजकल ज़्यादा ही चमेली भाई के इर्द गिर्द दिखाया जा रहा है। वो बिस्तर पर होता है, एक महिला उसके पास में होती है और कहती है कि इतनी ही तारीफ़ करते हो क्यों? उसकी तारीफ़ कर रहा था कि तुम्हारा हुस्न हो, तुम क्या हो, क्या बताऊँ तुम्हें, तुम्हें देखने के बाद तो कुछ और दिखता ही नहीं है, आँखें चौंधिया जाती है। कभी चाँद कहता है कि तो कभी सूरज बताता है। और फिर वो कहती तो शादी कर लो ना, हमेशा आपके साथ रहूँगी, खुशी खुशी हर वक्त आपको खुश रखूँगी। अब बिस्तर से इत्तेफाक से खड़ा हो जाता और कहता है कि अपनी हद में रहो, तुम क्या समझते हो तुमसे शादी कर लो? नहीं, ये नहीं हो सकता, बस तुम्हारी तारीफ़ कर देते हैं यहाँ पर आकर और तुम। वो कहती क्यों, मालेराव भी तो दूसरी शादी कर रहा है। फिर वो कहता है कि नहीं, बहुत फ़र्क है। खैर अब गुन्नू जी वहाँ से जाने लग जाते हैं और उनके हाथ में एक पैगाम होता है। अब पैगाम पढ़ते हैं और पैगाम को वहीं छोड़ करके निकल जाते हैं। और जब वो जा रहे होते हैं तो रात का अंधेरा हो चुका होता है और वहाँ द्वारकाबाई साहिब इंतज़ार कर रही होती है। गुन्नू जी कहाँ है जावेद साहिब? आती है सीताबाई के पास में, श्रृंगार कर रही थी आईने के सामने बैठी बैठी, कहती हैं कहाँ हैं गुन्नू जी? वो कहते हैं यहीं होंगे। क्या हुआ? वो कहते हैं ध्यान रखा करो तुम्हारे पति का, कहाँ आता है कहाँ जाता है, कुछ लक्षण ठीक नहीं है उसके, काबू में रखा करो, ध्यान रखा करो। कहती है ऐसे नहीं है वो, हाँ हर वक्त ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, फिर भी ध्यान रखा करो। और हैं कहाँ जाते हैं? फिर वो कहती है कि आजकल वो हर शाम
जी हाँ, ग्राम देवी के दर्शन करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं। अब उधर कहते हैं अच्छा ठीक है। खैर फिर दिखाते हैं वहाँ पर कि गुन्नू जी डरे डरे बार बार पीछे देखते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से आहट होती है, छुरी निकालते हैं, पीछे पलट कर देखते हैं तो 1 2 3 4 लोग खड़े होते हैं, घेर लेते हैं गुन्नू जी को। और गुन्नू जी कहते हैं, जब लोग अपना मुंह पर से पर्दा हटाते हैं, मुंह दिखाते हैं, चेहरा दिखाते हैं, तो फिर वो कहते हैं अच्छा तुम लोग यहाँ, तुम गए नहीं यहाँ से? फिर वो कहते हैं कि देवी ने सारी सीमाएं बंद कर रखी हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, कोई अंदर नहीं आ सकता। तो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। अब वो कहते हैं कि देखो आपकी वजह से चोरी छिपे घूम रहे हैं, छिपते छिपाते घूम रहे हैं, और यदि उस लड़की ने हमारे बारे में बता दिया तो पकड़े गए तो क्या होगा, सब हमें ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं मैं नहीं जानता, अपना जो करना है करो, मैंने पैसे दे दिए एक बार। अब वो लोग कहते हैं अच्छा तो तुम्हें ही ख़त्म कर देते हैं। अब गुन्नू जी कहता है अच्छा ऐसा करोगे? तो गुन्नू जी उन पर प्रहार करता है, कहता है जो काम पहले करना चाहिए तब करता हूँ, मगर नहीं। 1 2 पर मारता है, मगर वो लोग ज़्यादा थे और पहली मरतबा आपने देखा कि गुन्नू जी पर काबू कर लेते हैं और गुन्नू जी की कंबल डाल करके खूब धुलाई कर भी देते हैं। और कंबल डालकर धुलाई करने से आपको यकीनन कुछ ना कुछ याद आ ही गया होगा, है ना? हाँ, खैर अच्छा है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मगर दोस्तों यहाँ पर गुन्नू जी बेबस हो जाते हैं और कहते हैं मत मारो मत मारो मत मारो, तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करता हूँ, ठीक है। अब बेचारे गुन्नू जी के चेहरे का नक्शा थोड़ा सा बदल दिया जाता है और फिर वो कहता है ठीक है तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करता हूँ, चलो मेरे साथ। अब गुन्नू जी को साथ लेकर जा रहे होते हैं और वहाँ पर जी हाँ गौतम भाई साहब बात कर रही होती है मल्हार राव सुधार जी से कि आप कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हैं इस बारे में, आपके विचार कुछ अलग हैं। तो कहती हैं पहले भी तो ये परंपरा बनी रही है, शादियाँ होती रही राजकुमारों की, राजाओं की, एक से ज़्यादा। फिर वो कहते हैं यहाँ बात अलग भी तो है। वो कहती है लड़की कौन है, किस खानदान से, कुछ भी तो नहीं पता। फिर दूल्हे के बारे में कहती है गौतम साहब, जब आपने अहिल्या को पहली मर्तबा देखा था और उसे खंडेराव के लिए चुन लिया था, तब क्या आप जानते थे उसके खानदान के बारे में, उसके नाम के बारे में, उसके कुल के बारे में? फिर जी हाँ, और फिर वहाँ दिखाते हैं गुन्नू जी पहुँच जाते हैं चमेली बाई के पास में, उसे फिर से भारी भरकम रकम देते हैं और कहते हैं ये हमारे मित्र हैं, व्यापारी लोग हैं और यहाँ तुम्हारे पास एक रात के लिए ठहरेंगे। फिर कहती है लेकिन यहाँ पर, गुन्नू जी कहते हैं कोई बात नहीं, सिर्फ एक रात का सवाल है और व्यापार के लिए आए हैं, मगर इनका व्यापार पर जो थोड़ी पाबंदी है तो तुम समझो, ठीक है। उनके रहने का बंदोबस्त वो कर देती है और गुन्नू जी उस कक्ष में जाते हैं जहाँ उनके ठहरने का बंदोबस्त किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर 2 बातें हैं। जब गुन्नू जी ने वो पैगाम फेंका था, वहीं छोड़ दिया था चमेली बाई के कोठे पर ही, तब किसी इंसान ने वो उठा लिया था। और अब फिर से जब गुन्नू जी उस कक्ष में खड़े हैं और वहाँ अब सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, निर्भीक हो गए हैं, इन लोगों को ठिकाना मिल गया है, जाना चाहते हैं, मगर तभी कुछ सामान होता है उसे उठा रहे होते हैं, एक तरफ देख रहे होते हैं। अचानक से देखते हैं कि आईना सा कुछ दिखता है, उसे साफ करते हैं, मगर वो आईना वो नहीं जो गुन्नू जी को गुन्नू जी का चेहरा दिखाए, वो कुछ और दिखाता है और उसे देख करके गुन्नू जी दंग रह जाते हैं। और दोस्तों यकीनन यकीनन मज़ा आने वाला है, क्योंकि गुन्नू जी आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि डरने वाले हैं। आज भी डरे थे, मगर आने वाले एपिसोड में भी डरेंगे, लेकिन हर बार उन्हें उनके जानकार लोग, उनके परिचित लोग, उनसे पैसा खाने वाले लोग ही मिलें, ये ज़रूरी नहीं है।